नमस्ते। हमने अपने शिशु संस्कार के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर एक स्लोगन लिखवाने का प्रयास किया है कि लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ कल्चर। उसका तात्पर्य ये रहा कि अंग्रेजी को एक भाषा की तरह सीखना है, उसे बोलचाल और व्यवहारिकता में उतारने का प्रयास नहीं करना है। और इस बात को कन्विंस करने के लिए मुझे अक्सर अंग्रेजी भाषा की कमियां और खामियां इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ती है। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अंग्रेजी भाषा का विरोध कर रहे हैं या उसे सीखने देना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर से आज बचा नहीं सकते हैं। ग्लोबली जिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे ढलते जा रहे हैं, वहाँ आज के तारीख में मैक्सिमम प्रयोग अंग्रेजी भाषा का हो रहा है हमारे देश में। इसलिए उस भाषा को नहीं सीखना ये कभी उद्देश्य नहीं है, किंतु मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण की जिस प्रक्रिया में हम ट्रेनिंग को आगे ले जा रहे हैं, उसमें शिक्षकों को दो अलग अलग भाषाओं के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इसके ऊपर जागृत करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर जो अंग्रेजी भाषा है उसकी कमियां और खामियां को सामने रखते हुए अपनी संस्कृत आधारित मातृभाषाओं की खूबियों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया करता हूं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारी भाषाओं के प्रति जो हमारा सम्मान, आत्मसम्मान और उसे आगे ले जाने की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो हम कर पाए। अब इस कंपैरेटिव अप्रोच के पीछे का जो एक इतिहास है वो आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा को हमारे देश में लाने वाला जो व्यक्ति है वो लॉर्ड मकाउले है। उस समय भारत की क्या स्थिति थी या उसके पहले भारत की क्या स्थिति थी और अंग्रेजी आने के बाद में क्या स्थिति हुई, इसका विश्लेषण यदि हम नहीं करेंगे तो इंग्लिश और नॉट इंग्लिश या ओनली इंग्लिश, इसकी विश्लेषण भी हम कभी नहीं सही सफलता से हम कर नहीं पाएंगे। तो लॉर्ड मकाउले जब भारत आने वाला था उसके पूर्व यानी 1830-35 का जो समय था, उसके पूर्व भारत की क्या स्थिति थी। तो एक पुस्तक है, काफ़ी फेमस पुस्तक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स में से आता है, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपको कहीं मिले तो आप उसे खरीदिए। मुझे नहीं पता उसका हिंदी रूपांतर हुआ है या नहीं, मगर इंग्लिश में वो बुक है। उसमें इस बात को रखा जाता है, वैसे तो इस बात पे बहुत रिसर्च हुआ है। हमारे एक मित्र हैं संदीप सिंह, जो IIM काशीपुर के गवर्निंग बॉडी में हैं, और उन्होंने इस पे बहुत काम किया है कि 1850 के पूर्व 500-600 वर्ष तक हमारे देश में कितने बिजनेसमैन थे, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे थे, उनका उन्होंने संग्रहालय बनाया हुआ है मुंबई में। कभी मौका मिले तो हम आपका उनका नंबर शेयर करेंगे। आप यदि मुंबई में है, पुणे में है, तो उनके संग्रहालय को देखने जाने का प्रयास करें अपने स्टूडेंट्स के साथ में। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हंटिंगटन जो है उन्होंने वो लिखते हैं कि प्री कॉलोनियल इंडिया GDP, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है कि 1750 चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3, इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 1/4 एंड वेस्ट फॉर लेस देन 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। यानी पूरा यूरोप और अमेरिका, जिसको हम आज इतना रिच देख रहे हैं, ये वर्ल्ड GDP का सिर्फ 1/5 कंट्रीब्यूशन करते थे, जबकि इंडिया 1/4 था और चाइना 1715 के आसपास में चाइना 1/3 था। उसके 100, 150 साल, 200 साल पहले
भारत इससे भी कहीं आगे था। इन द फॉलोइंग डिकेड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वेस्ट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी 1750 के बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो पलटने का प्रयास किया गया। इस बात की कंफर्मेशन 1830 तक भारत की क्या स्थिति थी, ये मकाउले की एक लेटर है जो भारत आने के पहले अपनी बहन हना को वो लिखते हैं। वो लिखते हैं कि द एडवांटेजेस आर वेरी ग्रेट, इट इज अ पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिग्निटी एंड कंसिडरेशन। जो पोस्ट मकाउले को भारत में आने के लिए मिला था उसके विषय में वो लिख रहे हैं। द सैलरी इज 10,000 पाउंड्स अ ईयर। आई मे, भारत में आने का उसे 10,000 पाउंड्स जो है वो उसे सैलरी दिया जा रहा था। और इस सैलरी की क्या वैल्यू है वो आगे लिखते हैं। आई मे लिव इन स्प्लेंडर देयर फॉर 5,000 अ ईयर। यानी यदि ये तनख्वाह मुझे भारत जाने के बाद मुझे ये तनख्वाह मिलती है तो मैं आराम से 5,000 वर्ष तक जी सकता हूँ। इन इंग्लैंड आई सी नथिंग बिफोर मी। इंग्लैंड में मुझे मेरे सामने कुछ नहीं है। फॉर सम टाइम टू कम, जब तक आने वाले समय में कुछ परिवर्तन ना हो जाए। बट पॉवर्टी, अनपॉपुलरिटी एंड द ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड कनेक्शंस। गरीबी है, कोई नाम नहीं है और रिश्तों को निभाने का कोई आधार नहीं है। ये मकाउले के आने के पहले की इंग्लैंड की स्थिति है। इसको समझना आवश्यक है कि भारत अंग्रेजी आने के पहले का जो भारत है उसकी स्थिति क्या है। 600-800 वर्ष के लगातार आक्रमण को झेलने के बाद भी भारत एक गरीब देश की अवस्था में नहीं है 1830 तक। और जो अंग्रेज वहाँ से जो लाए जाते हैं उनको वो सैलरी दी जाती है यहाँ पर। जैसे हम सोचते हैं अमेरिका में जाने के बाद हमें डॉलर मिल जाता है, आज हम जैसे सोचते हैं, इसका ठीक विपरीत स्थिति 1830 के पहले था, अंग्रेजी के आने के पहले था। अब आने के बाद मकाउले ने अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन को जो रखा है, की आधारशिला जो रखी थी वो हुगली में कलकत्ता के पास उन्होंने रखी थी। उसके विषय में वो अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी को समझना बहुत आवश्यक है। वो लिखते हैं, आवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली, वी फाइंड इट डिफिकल्ट इंडीड इन सम प्लेसेस इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल हु वांट इट। बोले हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स जो है वो हम लोग उसका आधारशिला रख रहे हैं, हाँ, लेकिन उसको पढ़ाने वालों की कमी है। एट द सिंगल टाउन ऑफ हुगली 1400 बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस। उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में इंग्लिश को हिंदुओं पे आक्रमण करने का एक आधार जो है वो बनाया है। और ऐसी चिट्ठी वो अपने पिताजी को लिखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो हिंदुओं पे है वो बहुत गहरा है। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन सिंसियरली अटैच्ड टू हिज रिलीजन। इंग्लिश एजुकेशन का पहला इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट जो उन्होंने देखा वो ये था कि कोई भी हिंदू इंग्लिश एजुकेशन लेने के बाद अपनी रिलीजन, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के ऊपर कभी भी कमिटेड नहीं रहता। सम कंटिन्यू टू प्रोफेस इट, कुछ लोग उसको अपने संस्कृति को रखते हैं अपने साथ, बट एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। बट चूंकि पारिवारिक तरीके से आ रहा है इसलिए हम रख रहे हैं, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट मेनी प्रोफेस देमसेल्व्स प्योर डेइस्ट्स एंड सम एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। बट ज़्यादातर लोग एंटी हिंदू बनने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, एथेइस्ट होने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, और कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेते हैं। ये इंग्लिश एजुकेशन के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं मकाउले। जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का आधारशिला रखा उनकी प्रयोजन क्या है उस चिट्ठी से समझ में आती है। इट इज़ माई फर्म बिलीफ दैट इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड अप, देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर अमॉन्ग द रेस्पेक्टेबल क्लासेस इन बंगाल 30 ईयर्स हेंस। उन्होंने बंगाल को पहले टारगेट किया और 30 साल का टारगेट रखा, और उन्होंने कहा कि मेरा ये पक्का विश्वास है कि यदि हमने इंग्लिश एजुकेशन का फाउंडेशन रखा तो एक भी हिंदू मूर्ति पूजक इस देश बंगाल में जो है वो नहीं रहेगा। एंड दिस विल बी अफेक्टेड विदाउट एनी एफर्ट्स
to proselytize without the smallest interference with religious liberty, merely by the natural operation of knowledge and reflection. तो मकाउले का जो उद्देश्य अंग्रेजी एजुकेशन का था वो था कन्वर्जन. एनीवे, ये बैकग्राउंड समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कंपैरेटिव जब करते हैं तो हम भाषा की रिचनेस और संस्कृति के कंपैरिजन में जाते हैं. और हमारी जो जर्नी है वो हाउ टू थिंक की तरफ जाने की जो जर्नी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रखा है, उस जर्नी को करने के पहले हमें अपनी यथास्थिति का विश्लेषण वो करना बहुत आवश्यक है. हमें ये लगता है कि हमारे स्कूल्स व्हाट टू थिंक पे फोकस किए हैं और हमें हाउ टू थिंक की तरफ जाना है. ऐसा नहीं है. हमारी जो यथास्थिति है वो नॉट टू थिंक की है. आप एक छोटे बच्चे को जो नर्सरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसका विश्लेषण करिए, उसकी ऑब्जर्वेशन करिए. मातृभाषा में वो नॉट टू थिंक की स्थिति में नहीं है, व्हाट टू थिंक की स्थिति में, क्योंकि उसे भाषा सीखना नहीं है. 3 वर्ष के पूर्व वो नॉट टू थिंक की स्थिति में है क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान लेना है. भाषा का ज्ञान आने के बाद में व्हाट टू थिंक जो है उसकी प्रक्रिया में जाएगा. और व्हाट टू थिंक से हाउ टू थिंक की जर्नी बहुत लंबी है. हाउ टू थिंक एक उच्च स्थिति है जो संस्कारों से आएगा, किंतु नॉट टू थिंक से हाउ टू थिंक पे हम जंप नहीं कर पाएंगे. नॉट टू थिंक से पहले हमें बाहर निकलना पड़ेगा. नॉट टू थिंक क्या होता है कि आपको वो भाषा आती नहीं है और आप उस भाषा को बच्चों के आगे या जिसको भी आप सिखा रहे उसके आगे उसी भाषा में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो नॉट टू थिंक की स्टेट में रहता है. जैसे मुझे कोई जर्मन सिखाना चाहे और जर्मन भाषा में ही बोलकर जर्मन सिखाना चाहे तो मैं हमेशा नॉट टू थिंक की स्टेट में रहूंगा. मैं कभी भी व्हाट टू थिंक की स्टेट में नहीं मूव कर पाऊंगा. यही स्थिति जो है प्री स्कूल्स में बच्चों की है. दूसरा, जर्मन भाषा को यदि रूट से सिखाना है तो जर्मन भाषा जो जिनकी मातृभाषा जर्मन है उनको सिखाने की फिलॉसफी और जिनकी मातृभाषा जर्मन नहीं उनको सिखाने की फिलॉसफी अलग अलग होनी चाहिए. हमारे देश में जो इंग्लिश सिखाने की फिलॉसफी है प्री स्कूल्स के लेवल से, वो वही है जो अंग्रेजी देश में अंग्रेज लोग सिखाते आए. यानी जिनकी मातृभाषा पहले से अंग्रेजी है उनको जब इंग्लिश सिखाते हैं वही हमारे बच्चों पे थोपा गया है. और इसका रिजल्ट यह है कि हमारे बच्चे इंग्लिश 15 साल तक भी नहीं सीख पाते. हम शिशु संस्कार का जो इंग्लिश सिखाने की जो इनोवेटिव अप्रोच है उसको हम आगे ले जाते हुए एनईपी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश भाषा को संस्कृत भाषा की ही एक देन समझते हुए एक नई प्रक्रिया से उसे सिखाने का प्रयास करेंगे. तो हमारी जर्नी नॉट टू थिंक से हाउ टू थिंक जो एनईपी ने रखा है, इसके विषय में शिशु संस्कार की जब हमने आधारशिला रखी थी तभी हमने इसके मॉडल में इसको इंटीग्रेट कर लिया था. हमने इस आप हमारे जो पहले के जो सेशंस हैं, इनिशियल सेशंस जो फ्री सेशंस हैं जिसमें हमने मॉडल की चर्चा की है, आप वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे कि हमने एक जो मॉडल का जो फीचर है वो रखा था कि हाउ टू डेवलप बेटर इंसाइट इन स्टूडेंट्स. यानी हाउ टू थिंक की प्रक्रिया को हम संस्कारित कैसे करें अपने आने वाली जनरेशन में. तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है देववाणी, इसमें वो हाउ टू थिंक इसकी स्ट्रक्चर ही रखी गई है मॉडल के अंदर में. ये स्वतः होगा, यदि इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये स्वतः होगा. ये कैसे होगा, इस पे आज हम एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे. आपको जब हम हमारे मॉडल के विषय में विजडम एबीसी यानी इंग्लिश भाषा को सिखाने का जो मॉडल समझा रहे थे तो उसमें हमने जो ये बेटर इंसाइट कैसे प्रोड्यूस होता है इसके ऊपर एक्सप्लेन किया था कि कैसे फर्स्ट ईयर हम उन्हें ए फॉर एंड सिखाते हैं, सेकेंड ईयर एंड्स आर हार्ड वर्किंग एंड स्लीप इन एमिटी, और फिर आगे जाते हुए एंड के ऊपर कहानी है, फिर आई एम हार्ड वर्किंग भाषा सीख रहे हैं बच्चे.
तो एक ऑब्जेक्ट या एक जो वस्तु है या कोई चीज है उसको लेते हुए उसकी गहराई में बच्चों को आगे निरंतर लेते हुए जाना, ये जो जर्नी है 3 वर्ष की, अभी एनईपी के अकॉर्डिंग हम इसे 5 वर्ष के लिए एक्सटेंड करेंगे, तो ये जर्नी हर बच्चा करता है। इससे हर बच्चे के अंदर वो स्वभाव जो है, वो संस्कार जो है, प्रश्न पूछने की, जिज्ञासा की, उसे गहराई से देखने की, ये उसके संस्कार में बसने लगता है। तो ये मॉडल था। इसी मॉडल का देववानी का जो है उसका एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हमने ध से धन लिया है। अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमने शब्दों का चयन कैसे किया है, वो 4 डायमेंशनल अप्रोच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, या टीचर्स के ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3E की अप्रोच है मॉडल में, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। वो डिटेल्स और वो एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि ये बेटर इंसाइट कैसे बच्चों का डेवलप होता है। सो ध से धन लिया है आप और हम ये सब जानते हैं कि धन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। धन को हमने लक्ष्मी का रूप देखा है। धन के पीछे, धन के लिए ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। धन के लिए ही हम उन्हें इंग्लिश एजुकेशन में भेज रहे हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारा बच्चा यदि इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ेगा तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तो लेकिन पूरे एजुकेशन में धन का कोई स्थान नहीं है। उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट हो सकता है, अब ऐड किया जा रहा है, लेकिन ये धन को कमाने की जो प्रक्रिया है वो स्किल है। उस स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रावधान नहीं है बेसिक एजुकेशन में, इवन हायर एजुकेशन में। जो एक्चुअली मार्केट में स्किल्स चाहिए, एजुकेशन वो एकेडमिक लेवल पे ही रखता है, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ लेके नहीं जाता। तो स्किल्स नहीं है तो आप धन कमा नहीं सकते। वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो राइट साइड ऑफ हमारा जो बॉडी है वो है, लेफ्ट ब्रेन है। किंतु जो राइट ब्रेन है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, कि वो हम धन को खर्चा कैसे करते हैं, स्पेंड कैसे करते हैं, उसका संचालन जो हमारे जीवन में है वो हम कैसे करते हैं, इसके लिए संस्कार चाहिए। इसके लिए जो वातावरण है, संस्कृति है, वो चाहिए। यदि है ना, हमने संस्कृति, आज के तारीख में हमने वो संस्कृति और वातावरण बना दिया है जहां पर हम धन को खर्च करने का जो प्रक्रिया है वो पार्टीज में, शराब में, या इस तरह के अन्य जो हैबिट्स हैं वो डेवलप, ब्रांड्स में, मॉल्स में, इस तरह की प्रक्रिया में हमने धन खर्च करने की तरफ हमने धन को मोड़ दिया है। धन टिकेगा नहीं, वो हमेशा साइकिल में रहेगा, ये हमें बताया गया है। और ऐसा ही धन का जो है वो स्वभाव है, प्रकृति है उसकी। इसलिए धन कमाना और धन को कैसे खर्च करना, ये दोनों बच्चे के अंदर आना चाहिए। इसकी संस्कृति तभी आएगी जब हम अपने मॉडल में, एजुकेशन मॉडल में, पहले तो धन को लें, दूसरा धन के ऊपर में विश्लेषण और उस बच्चे के स्वभाव में, संस्कार में उसकी उपयोगिता को हम लोग व्याप्त कर सके। तो ये काम हमने तो प्री स्कूल से ही शुरू कर दिया है। सो ध से धन लिया, वो नर्सरी में बताया। जैसे वो जूनियर केजी में आते हैं, उन्हें धन के ऊपर एक कविता जो है वो बताई। ये कविता प्रचलित है, ये आप जानते होंगे। गौ धन, गज धन, बाज धन, रतन धन खान, जब मिले संतोष धन, सब धन धूरी समान। आप कई बार इस कविता को सुने होंगे। इससे बच्चों के अंदर में धन के व्यापक रूप को समझने का भी अवसर मिलता है कि गाय जो है वो धन है। कैसे धन है, वो फिर प्रश्न उठेगा कि गाय को धन क्यों बोला। गज जो है वो धन है, हाथी जो है वो धन है, बाज घोड़ा जो है वो धन है, और रतन तो धन है ही है। आज हमें धन यानी सिर्फ करेंसी जो है वो समझ में आता है, लेकिन ये सारे धन हैं। तो ये धन क्यों है, ये सोचने की प्रक्रिया, इनसाइट डेवलप शुरू होगी, क्वेरी शुरू होगी, बच्चा पूछेगा शिक्षक को। ये हमारे फिर डिटेल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम स्कूल्स में करते हैं सब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें इसकी डिटेलिंग आ जाती है। यहां मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां आपको मैं एक विश्लेषण दे रहा हूं कि कैसे धन जब पढ़ाना है तो कैसे छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे विचारों को उनके मन में छोड़ना है। अब आप सोचिए कि यदि मैं इसे मनी, एम फॉर मनी पढ़ाऊं तो ये कविता कहां से आएगा।
क्या इंग्लिश में काऊ को मनी बोला है? क्या इंग्लिश में हाथी को मनी बोला है, घोड़े को मनी बोला है? आप जब इंग्लिश भाषा में उसी बात को समझाने के लिए जाते हैं तो एक सांस्कृतिक उत्थान जो मनुष्य का होना चाहिए, भाषा के प्रभाव में हाउ टू थिंक की प्रक्रिया जो होनी चाहिए, उस भाषा के दोष और कमियां होने की वजह से वो कभी हो नहीं पाती है। इसीलिए मैं कंपैरेटिव जो है वो करता हूं कि अपनी भाषा में जब हम बच्चों को बड़े करते हैं और अंग्रेजी भाषा में जब करते हैं तो दो अलग अलग मनुष्य को हम का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारी चाहत ऐसा करने की नहीं है। इसीलिए जो फाउंडेशनल स्टडीज है वो हमारी भाषा में होना आवश्यक है, और थैंक्स टू NEP 2020 जो इसको मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि बच्चों का अप टू स्टैंडर्ड 5 जो पढ़ाई का इंस्ट्रक्शंस हैं वो कम से कम कंपल्सरीली मातृभाषा में हो। अब भले ही इंग्लिश भाषा भी सिखा रहे हों उसे। तो सेकेंड ईयर में ये कविता आपने बच्चों को सिखाया, थर्ड ईयर में जाते जाते आप उसे धन को और व्यापक तरीके से बताते हैं सीनियर KG में जाने के बाद। चूंकि ये मातृभाषा है, बच्चे इन सब बातों को बहुत आसानी से याद कर जाएंगे। यदि इसी कंसेप्ट को मुझे इंग्लिश में देना हो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हमें इंग्लिश में बहुत ही एकदम जो अपनी भाषा में जो हम बच्चे को 3 साल में सिखाते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम बच्चों को 6 साल में 7 साल में जाकर के वो बात बताने का प्रयास करते हैं, तो भी नहीं बता पाते। ये भी एक डिफरेंस है मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में सिखाने का। तो थर्ड ईयर में जाने के बाद आप स्वयं विश्लेषण करिए कि धन को जो थर्ड ईयर में हमने सामने रखा है वो हमारे अपने बड़े होने के बाद भी मानस पटल में नहीं रहता है, संस्कारों में नहीं रहता है। तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोना रतन धन खान। भारत महान राजाओं ने भारत को समृद्ध किया, समृद्धि धन का एक स्वरूप। भारत के लोगों में गुण और संस्कार थे, गुण ये भी एक धन का रूप है। धन कमाने के लिए गुण चाहिए, धन उपयोग में लाने के लिए संस्कार चाहिए। धन का देवता कुबेर हम सब जानते हैं, तो कुबेर हमारी संस्कृति में है। जब हम वास्तु से अपने घर में हम प्रवेश करते हैं तो अग्नि का स्थान कहां हो, किचन कहां हो, पूजा का स्थान कहां हो, धन को रखने का स्थान कहां हो, ये वास्तु में ये हमारे डायरेक्शंस ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस है, हमारे पार्ट ऑफ लिविंग है। ये सब चीजें ये दूसरे भाषा में नहीं हो पाएगा। इसी को आगे लेते हुए फिर धन के विषय में शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्र, चाणक्य के। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु जो चाणक्य के अर्थशास्त्र हैं वो हमारे रीच में है। तो धन के ऊपर में आप जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं उसके पैरेलल हमारे जो शास्त्र हैं वो बच्चों को के ध्यान में लाया जा सकता है। आप धन को रखते हुए आपने देश को रख दिया, संस्कृति को रख दिया, धन के आने के रूप को रख दिया। अब ये सारे जो वोकैबुलरी है ये बच्चे के मानस पटल में चला गया। अभी वो इसके ऊपर डीप थिंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपने 3 साल की जो जर्नी ली उसके साथ में, उसमें इसके थिंकिंग को आगे बढ़ाते गया, थॉट प्रोसेस को, और ये उसके संस्कार में चला गया। अब ये संस्कार आगे कंटिन्यू करेगा, और जब भी वो धन मनी इसके कांटेक्ट में आएगा, ये सारे चीज उसके मानस पटल में उभर करके सामने आएंगे। और जब वो लॉजिकल और रीजनिंग में स्ट्रांग होता जाएगा, ये चीजें उनके उस बच्चे के अंदर और गहरी होते चली जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी, दिस इज नॉट द ओनली मेथोडोलॉजी। टीचर ट्रेनिंग के प्रक्रिया में हम और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, हाउ टू डेवलप बेटर इनसाइट। टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट, इनोवेशंस लाने की आवश्यकता होती है। परंतु जो कंटेंट है शिशु संस्कार का, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से हमने आपको एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल। मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा, हम और गहराई में नहीं जाएंगे। आपके पास पुस्तक है देववाणी का, आप उस पुस्तक को देख करके इसका विश्लेषण जो है वो कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मातृभाषा और उससे होने वाले संस्कारित और व्यक्ति निर्माण की फिलॉसफी को आज बेटर इनसाइट या हाउ टू लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी महत्वता को समझा होगा, और इसे आप आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।